होगा नेक्स्ट क्लास से होगा। यहाँ पे सर्कुलर मोशन खत्म हो जाने के बाद उनका मैं एक क्लास और लगेगा, सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा और जितने भी डाउट्स हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो क्लास होगा यानी कि सैटरडे के बाद ट्यूसडे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन, और वो कंबाइंड होगा, सबका एक साथ ही होगा। देखो तुम्हें दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है, और यहाँ पे सी वेक्टर दे रखा है, और एक बी वेक्टर दे रखा है। और एक कंडीशन दे रखा है आर क्यू इक्वल्स टू 2 PR, ये कंडीशन गिवन है। तो हमें बताना है, प्रूफ करना है ए वेक्टर प्लस 2C वेक्टर इक्वल्स टू 3B वेक्टर। ये हमें प्रूफ करना है, और ये आर क्यू इक्वल टू 2PR गिवन है। इसका मतलब समझते हो, यानी कि मैग्नीट्यूड दे रखा है, क्योंकि इसमें वेक्टर लगा नहीं है, तो केवल ये आर क्यू जो है एक मैग्नीट्यूड को बताता है। आर क्यू इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड में रिलेशन दे रखा है, तो इसके हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है। जल्दी करो। ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में हमें पता है एक जो होगा रिजल्टेंट होगा, बाकी दो साइड्स का। तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेना पड़ेगा। अगर हम बात करें ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू में क्या होगा बताओ। बी वेक्टर और ए वेक्टर तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, एक वेक्टर हमें आर क्यू भी बनाना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले एक छोटी सी मैं और बता देता हूँ। जैसे कि मान लो एक पॉइंट है ए एंड बी, तो इसको अगर वेक्टर ऐसे हम बनाते हैं, तो टेल से हेड की तरफ तो जो ये वेक्टर है, तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, इसको बोलेंगे हम ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर अलग है और बी ए वेक्टर अलग है। बी ए वेक्टर अगर हमें लिखना होगा तो ए हो जाएगा हमारा बी ए वेक्टर अपोजिट, ये हो जाएगा ए और ए बी, तो बी ए वेक्टर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये चीज समझ में आ गया ना, अगर दो पॉइंट है उसको हमने मिला दिया ए बी, तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है। और कट रहा है क्या, स्क्रीन कट रहा है। स्क्रीन नहीं कट रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर का मतलब क्या है और बी ए वेक्टर का मतलब क्या है, ये चीज समझ में आ गया। तो अब चलो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आर क्यू दे रखा है हमें। आर क्यू कोई वेक्टर और ऐसा कुछ मतलब पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वेक्टर के फॉर्म में, केवल ये लेंथ है। तो हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे वैसे इसको वेक्टर बना सकते हैं। तो अब हमें देखो, अगर हम इसको आर क्यू को, यानी कि हमें आर क्यू वेक्टर अगर लिख दें, तो हमारा ए वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर और आर क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट बन जाएगा। अगर मैं इस आर क्यू पे ऐसे एरो लगा दूं, बताओ, अगर मैं ऐसे एरो लगा देता हूं तो आर क्यू वेक्टर बन जाएगा। हाँ बताओ। हाँ, आर क्यू वेक्टर भी इसको लिख सकते हैं क्यू, और ऐसे एरो दे दिया तुमने तो इससे ये आर है क्यू है, तो इसको बोलेंगे क्यू आर वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेक्टर बना देने से क्या, उस पर एक डायरेक्शन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा।
तो जिधर मन उधर ले सकते हो तुम, तुम्हारा मन इसको इधर, तो एक बार सोच लो लेने से पहले कैसे लेना आसानी रहेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसे ले लेते तो फिर हमारा रिजल्टेंट बनाने में दिक्कत होता। तो हम ऐसे कोई भी चीज हम यहाँ पे एजम्पशन करेंगे तो ऐसे करेंगे ताकि हमें सॉल्व करना और आसान हो जाए। तो अगर हम ऐसे लेते हैं वेक्टर, तो हमारा हमें दिख रहा है ओ आर वेक्टर और आर क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर। तो इन ट्रायंगल ओ आर क्यू मैं बोल सकता हूँ ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट होगा, यानी कि सम होगा किसका, ओ आर एंड आर क्यू, ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से ओ क्यू वेक्टर क्या है, गिवन है ए वेक्टर, इक्वल्स टू ओ आर वेक्टर ए भी गिवन है बी वेक्टर, प्लस आर क्यू वेक्टर नहीं दिया है तो रहने देते हैं आर क्यू वेक्टर, हाँ मैग्नीट्यूड तो आर क्यू रहेगा ना। चलो अब हम, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हम बात करें इस ट्रायंगल में। अब देखो कोई किसी को डाउट ये भी आ सकता है कि ये भी एक ट्रायंगल बन जा रहा है, इसे भी ले सकते हैं, हाँ डेफिनेटली इसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ आर पी, ओ आर पी, तो इन ट्रायंगल ओ आर पी में क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसकी डायरेक्शन इधर ले लूं तो मेरा सी वेक्टर इसका और इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आरपी वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे, आरपी वेक्टर। तो इन ट्रायंगल ओ आर पी, ओपी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है, ओपी वेक्टर इक्वल्स टू किसका सम हो जाएगा, ओ आर वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर। बताओ, ओ आर प्लस आरपी, सॉरी ओ आर प्लस आरपी वेक्टर। अब वैल्यू पुट कर दो, ओपी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है, ओ आर वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, प्लस आरपी वेक्टर, आरपी वेक्टर हमें नहीं पता तो उसे आरपी वेक्टर रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखा है आरपी, ये वाला पी आर या फिर आरपी, आरक्यू की जो मैग्नीट्यूड है 2 टाइम्स से पी आर, 2 टाइम्स से पी आर। तो या तो हम आरक्यू की वैल्यू कहाँ रख दें, इसमें रख देते हैं, या फिर तुम इसमें रख दो पी आर की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, आर क्यू इक्वल्स टू पी आर है, तो पहले इक्वेशन में हम क्या करते हैं, आर क्यू की वैल्यू रख देते हैं। तो ए वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वेक्टर प्लस, अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर क्यू की मैग्नीट्यूड 2 पी आर है, तो 2 पी आर रख सकते हैं, 2 पी आर, ये तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमें डायरेक्शन क्या देना है, अब हमें इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व करना है। तो इसको तुम पी आर वेक्टर लिख सकते हो क्या, हाँ डायरेक्शन चेंज है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। तो आर की वेक्टर की डायरेक्शन देखो इस इधर है, और आरपी वेक्टर की इधर है, आरपी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन जो है तुम्हें पता है पी आर के अपोजिट है, पी आर वेक्टर के अपोजिट, आरपी वेक्टर के अपोजिट है, यहाँ पे आरपी कर लेते हैं 2 आरपी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आर क्यू की जगह हम 2 आरपी रख सकते हैं मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर प्लस आर क्यू की जगह हम रख सकते हैं 2 आरपी, ए है मैग्नीट्यूड। अगर इसमें हमें वेक्टर लगाना है तो आरपी वेक्टर इधर हो गया, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, किधर वेक्टर, इस डायरेक्शन में, तो हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, ए वेक्टर हमने लिख दिया, सी वेक्टर लिख लिया, इसके बाद हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है क्यू आर एंड आर पी, क्यू आर की वैल्यू दे रखा है, क्यू आर की वैल्यू दे रखा है या आर क्यू की वैल्यू 2 आर पी।
तो हमने इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड जो है आर क्यू उसको 2 टाइम्स कर दिया, लेकिन हमें साथ साथ वेक्टर भी में के फॉर्म में रखना है। तो हमने क्या कर दिया कि आरपी हमें देखो इसकी बस मैग्नीट्यूड चेंज करनी थी, डायरेक्शन जो अभी था आर क्यू वेक्टर इधर ही रखनी है हमें डायरेक्शन। तो आरपी वेक्टर की डायरेक्शन अगर इधर है तो माइनस आरपी कर देंगे तो इधर हो जाएगा, तो माइनस आरपी कर दिए। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब यहां से क्या, हाँ बताओ। दोनों की डायरेक्शन, हाँ दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं रख सकते। हाँ देखो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो हमने इधर लिया है वो हम इधर ही ले लेते हैं। तो इधर लेते हैं ना तो फिर ए इस इक्वेशन में चेंजिंग आ जाता, उससे भी मैं करके दिखा दूंगा। उस केस में क्या होता, तुम्हें जो देखो जो प्रॉब्लम अभी मुझे यहाँ पे हो रही है, जो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अगर सेम में डायरेक्शन में ले लेते तो एक प्रॉब्लम खत्म हो जाता, लेकिन हल्का सा प्रॉब्लम यहाँ पे आता रिजल्टेंट के लिए। हमें रिजल्टेंट के लिए थोड़ा सोचना पड़ता। मैं उससे भी अभी करा देता हूँ, ठीक है। पहले इसे कर लो। फिर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आता क्योंकि डायरेक्शन सेम हो जाता, केवल मैग्नीट्यूड बढ़ाना था मुझे। मैं अभी उसे भी बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले देख लो इक्वेशन, पहला बन गया, दूसरा बन गया अच्छे से। तीसरा में क्या करा हमने, इसकी बस मैग्नीट्यूड चेंज करी है, आर क्यू की जगह हमने मैग्नीट्यूड कितना कर दिया 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स करना था और किसके फॉर्म में करना था, पी आर के फॉर्म में। तो पी आर को लाना था, तो पी आर को ऐसे डायरेक्ट केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग तो दिक्कत होती। तो हमने क्या करा, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है अगर आरपी को, तो ध्यान देना होगा कि हमारे यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड में हमें चेंजिंग करनी है, डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं करनी है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसकी मैग्नीट्यूड वही रहने दिया और डायरेक्शन सेम करने के लिए इसमें माइनस लगा दिया, क्योंकि आरपी वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो माइनस आरपी आरक्यू की तरफ हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ रहा है सबको, ये डायरेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे, इसलिए ध्यान से देखो, अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ये चीज सबको, आ गया समझ में? शुभम समझ में आ रहा है? प्रियांशु? ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। अब ए बी आर पी और यहाँ पे भी है सी बी आर पी, तो इसको और अच्छे से एक बार लिख लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस 2 आर पी वेक्टर। देखो तो हमें क्या चाहिए, ए बी सी होना चाहिए, आर पी पी आर क्यू आर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कर दें, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स करके ऐड कर देते हैं, तो 2 आर पी वेक्टर और 2 आर पी वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c वेक्टर इक्वल्स टू 2b वेक्टर प्लस 2 आर पी वेक्टर। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2c वेक्टर प्लस इक्वल्स टू 2b वेक्टर प्लस 2 आर पी वेक्टर। ये हमारा इक्वेशन बन गया मान लो 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर, ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इक्वल्स टू बी 2b प्लस 3b वेक्टर, और ए क्या हो जाएगा 2 आर पी और यहाँ से माइनस 2 आर पी 0। आगे जो प्रूफ करना था, ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इक्वल्स टू 3b वेक्टर। देख लो एक बार, कोई डाउट हो पूछ लो। अब इसको एक तरह से और देख लेते हैं, क्योंकि किसी को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ऐसे ही हमने क्यों लिया है, और हम डायरेक्शन भी चेंज करके लिख सकते थे, ये जो हमने इस डायरेक्शन में वेक्टर लिया है इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, तो वैसे भी कर लेते हैं हम।
देखो अब हम चाहते हैं इसकी जो डायरेक्शन है सेम में ही ले लेते हैं। तो इसको अगर ऊपर लिया तो इसको भी ऊपर ले लो, इसकी डायरेक्शन हमने ऊपर ले लिया। चलो ये वेक्टर ऐसा हो गया। तो पहला इक्वेशन तो वही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। पहला इक्वेशन हमारा वही हो जाएगा, बी वेक्टर और उसका आर क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ आर पी। तो यहाँ पे ध्यान दो, कोई बता सकता है क्या, कोई बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखा जाए। अब इसमें रिजल्टेंट दिख तो रहा है, हाँ रिजल्टेंट तो दिख बन रहा है। ये तो सबसे मतलब इजी स्टेप हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, तो बी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सी वेक्टर, आर क्यू वेक्टर नहीं होगा ना, पी आर वेक्टर, पी आर वेक्टर, पी आर और वहां से आर क्यू। ठीक, अब हमें कंडीशन क्या दे रखा था, कंडीशन दे रखा है आर क्यू इक्वल टू टू क्या, यानी ए वाला जो लेंथ है आर क्यू वाला वो 2 टाइम्स है इसके, तो आर क्यू को 2 टाइम्स पी आर रख देते हैं, आर क्यू को 2 टाइम्स रख देते हैं, उसकी लेंथ हमें 2 टाइम्स करनी है पी आर की। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ से ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस 2 पी आर वेक्टर। अब यहाँ पे देखो ये एक्चुअली अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड कितना है, 2 पी आर है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखें तो आर क्यू है। देखो तो क्या आर क्यू बराबर है 2 पी आर, हाँ क्वेश्चन में तो दिया हुआ है आर क्यू इक्वल्स टू 2 पी आर, तो यहाँ से हमारी मैग्नीट्यूड बराबर है। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि पी आर, अगर पी आर कैप की बात करें, पी आर कैप यानी यूनि डायरेक्शन इसकी और यूनि डायरेक्शन इसकी, आर क्यू वेक्टर कैप, तो दोनों ही क्या है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस मतलब चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू आ गया बी वेक्टर प्लस 2 पी आर वेक्टर। तो इक्वेशन जो हमारा सेकेंड है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन फोर्थ हम बना लेते हैं इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 2b वेक्टर इक्वल्स टू 2c वेक्टर प्लस 2pr वेक्टर। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन माइनस करना पड़ेगा, तब जाके पी आर कैंसिल आउट होगा। इक्वेशन 4 माइनस कर देंगे तो ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर, बी वेक्टर उधर जाएगा, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इक्वल्स टू 3b वेक्टर। देखो सेम चीज है, ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इक्वल्स टू 3b वेक्टर, ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर इक्वल्स टू 3c वेक्टर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलो अब हेडिंग डालते हैं, न्यू हेडिंग। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने वेक्टर के बारे में पढ़ लिया, और वेक्टर को, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, डायग्रामेटिकली बोल सकते हो एक तरह से, या फिर ग्राफिकली बोल सकते हो। ग्राफिकली हमें एडिशन करने दो वेक्टर का आ गया है बाय हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है।
वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि मान लो अगर एक करंट ये I1 है और ये यहाँ से दो करंट I2 I3, तो क्या अब यहाँ पे मान लो एंगल है या इसके बीच, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्टली, बस हम यहाँ पे डायरेक्शन एक ही देखते हैं कि आने वाले को पॉजिटिव मानते हैं और जाने वाले को नेगेटिव। ये इसके बीच क्या एंगल है उस पर कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पे हम रिजल्टेंट कुछ निकालते हैं क्या? यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होता है? I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। ठीक है, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट ऐसा नहीं होता है कि इसको इसका रिजल्टेंट है तो इसको फिर यहाँ पे ट्रांसलेट करो और फिर इसका रिजल्टेंट ऐसा होगा। ठीक है, करंट में ऐसे रिजल्टेंट निकालते हो क्या? करंट में तो सिंपल से यही बोलते हो कि I1 है और दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। I2 और I3 के बीच में कितना एंगल है मैटर नहीं करता है, बस I2 और I3 की वैल्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, अगर ये दो वेक्टर हैं तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो डिपेंड करता है कि दोनों के वेक्टर के बीच एंगल क्या है। अगर दोनों के बीच एंगल चेंज कर दिया तुमने तो फिर रिजल्टेंट भी चेंज हो जाएगा। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, मतलब कि जो करंट होता है वो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जैसे हम वेक्टर को ऐड करते हैं वैसे हम करंट को ऐड नहीं करते। करंट को हम अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, आने वाले को पॉजिटिव लेके और जाने वाले जो भी है नेगेटिव, या फिर आने वाले नेगेटिव जाने वाले पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज अब कोई भी पूछे कि करंट क्या है तो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड होती है, नो डाउट डायरेक्शन भी होती है, बट उसके पास वो जो है ओबे नहीं करती ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर होगा तो दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं वो फाइंड करेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे एक नोट कर लेना कि कन्वेंशनली क्या मानते हैं हम, एंगल जो होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लाई बिटवीन वन 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी दो वेक्टर है, ठीक है, तो इसके बीच एंगल दो हो सकता है ना, दो पॉसिबल एंगल है, एक तो ए एंगल है और दूसरा ये है 360 माइनस थीटा। तो बाई कन्वेंशन हम मानते हैं कि वेक्टर के बीच जो एंगल होता है, दो वेक्टर के बीच एंगल, वो कितना होता है, उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से 180 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, समझ में आया है? इसको ध्यान रखना कि कभी भी हम दो वेक्टर के बीच जो एंगल फाइंड कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 180 के बीच में ही लाई करेगी। चलो अब देखते हैं कि दो वेक्टर के बीच हम एंगल फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जानो कि अगर दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल कौन सा होता है। तो दो वेक्टर के बीच एंगल हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके टेल को या फिर हेड को ज्वाइन करते हैं। यानी कि अगर दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर के या तो जो टेल के बीच का एंगल देख लो या फिर हेड के बीच का। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि देखो जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स तो फ्री होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसलेट कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, या फिर इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं। देखो इस वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस वेक्टर को भी ट्रांसलेट कर लो। थोड़ा सा हमने पीछे इसको लेकर आते हैं। अब ध्यान से देखो
कि ये वर्टिकली अपोजिट से जो एंगल ए थीटा है वही एंगल ए बी होगा। तो या जो एंगल दोनों टेल्स के बीच है वही दोनों हेड के बीच है। ये चीज समझ में आ रहा है? यानी कि दो वेक्टर्स के टेल्स के बीच का जो एंगल होता है वही दोनों वेक्टर के हेड के बीच का एंगल होता है। तो अब से हमें कभी भी दो वेक्टर के बीच एंगल बताना होगा तो या तो हम उसके टेल को ज्वाइन करके एंगल बता देंगे या फिर उस दोनों वेक्टर के हेड को ज्वाइन करके बता देंगे। बताओ समझ में आ रहा है ये चीजें? कभी भी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है तो हम क्या करेंगे, उसके दोनों हेड दोनों टेल को ज्वाइन कर दो, उसके बीच का एंगल देख लो क्या है, या फिर उसके दोनों हेड को ज्वाइन कर लो और फिर उस दोनों हेड के बीच देख लो कितना एंगल है। तो इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल बता सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चल इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ए 30 डिग्री मान लेते हैं और ए 30 डिग्री। ठीक है, दो वेक्टर है और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है और ये दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस से बोल सकते हो 30 डिग्री है। तो बताना है, अगर मान लेते हैं ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, तो फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बताओ। और कोई बताओ? विशाल का 150 आ रहा है। वन 120 कौन बोल रहा है? विशाल। इससे पहले किसने बोला था? 150 किसने बोला था? शुभम का 150 है। ठीक है, 150 सही आंसर है। देखो नव्या तुम्हारा आंसर नहीं है। नव्या, शिवांगी और प्रियांशु, देखो मैंने क्या बताया, अगर हमें एंगल बताना है दो वेक्टर्स के बीच तो हमें क्या करना होगा, दोनों टेल्स को ज्वाइन कर जो इजिली तुम कर सकते हो, या तो दोनों को टेल्स को ज्वाइन कर दो या फिर दोनों के हेड को ज्वाइन कर दो। तो हम क्या करते हैं, देखो इस वेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हैं कहीं भी, इसको हमने यहाँ ट्रांसलेट कर दिया। अब ये देखने में लग रहा है कि इसके बीच 180 है तो उस पर मत जाना। अब देखो ए 30 डिग्री है एक्स एक्सिस से और ए 30 और बीच में कितना है 90, बीच में एंगल 90 डिग्री। तो 90 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो इस दोनों के बीच एंगल जो होगा वो होगा 150 डिग्री। आ गया सबको समझ में? चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ।
ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। बताओ। 120 शुभम और क्या हुआ, आज कोई आंसर नहीं दे रहा है ज्यादा, बस शुभम का आंसर आ रहा है। विशाल तुम्हारा कितना आ रहा है? ठीक है, प्रियांशु का आ रहा है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री होगा। कैसे, देखो इसके टेल्स को मिला दो या हेड को। टेल्स को अगर हमें मिलाना है तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर दो। यहां से देखो, इसको हमने आगे ट्रांसलेट कर दिया तो देखो, तो इस वेक्टर का ए वेक्टर यहाँ पे ऐसा आ गया, तो इसका टेल यहाँ पे आ गया, दोनों का टेल मिल गए। तो दोनों का टेल के बीच का एंगल कितना है, ए 60 है तो ये 120 रहेगा। बताओ, ये 120 डिग्री हो जाएगा। या फिर अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो हम दोनों हेड के बीच का एंगल देख सकते हैं, और दोनों के हेड के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इस वेक्टर को ट्रांसलेट कर दो, थोड़ा सा पीछे कर लो। इस वेक्टर को थोड़ा सा हम पीछे करेंगे, देखो इस वेक्टर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे। देखो तो इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का हेड दोनों मिल गए, दोनों हेड के बीच एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। विशाल अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपना, वो आवाज आ रही है बहुत। ठीक है, तो दोनों हेड के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन लास्ट आखिरी करते हैं इस पे, एंगल पे। अब सबका आंसर आना चाहिए इसमें। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये 90 है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। बताओ, तीन वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। वेक्टर से बोल सकते हैं तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स। तो हमें बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, बी वेक्टर, सी वेक्टर और सी वेक्टर ए वेक्टर के बीच। जल्दी बताओ।
और बताओ, 3 एंगल है। 135 किसका है पहला? चलो इसे 1 कर देते हैं, इसे 2 और इसे 3। पहले का 135 और किसी का आया? देखो, बात करते हैं पहले की ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो देखो इस इसको थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ा दें तो इसका टेल यहाँ पे आ गया और इस बी वेक्टर का टेल यहाँ पे। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? ये 45 है तो पता है तुम्हें, और ये अंदर में भी 45 है। बट दो वेक्टर के बीच एंगल जो होता है वो दोनों के टेल के बीच का या हेड के बीच का होता है। तो इस दोनों वेक्टर के टेल को हमने एक साथ लाया, तो ये 45 था तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो पहला का आंसर होगा 135। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, देखो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसको फिर क्या कर लो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इस वेक्टर का टेल यहाँ पे आ गया, तो v वेक्टर ए हो गया और c वेक्टर ए, दोनों के टेल के बीच का एंगल ए होगा, तो ये भी 135। और फिर है c वेक्टर एंड a वेक्टर, c वेक्टर एंड a वेक्टर, c वेक्टर को आगे बढ़ा दो तो c 90 है। 135 135 90 ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 पहला ऑप्शन होता है। और 90% लड़के यही मारते हैं, 45 45 90। ठीक है, चलो एंगल की हमने बात कर ली। अब इससे ज्यादा, अब आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। नव्या, तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? मैसेज कर दो, आवाज बहुत स्लो आ रही है तुम्हारी। समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, चलो एंगल देख लिया। अब दो वेक्टर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं, दोनों के बीच एंगल बता सकते हैं। अब हमारा काम क्या है कि जैसे कि मान लो ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, और हम ग्राफिकली तो बता दे रहे हैं कि ए जो वेक्टर है इसकी रिजल्टेंट है आर वेक्टर, लेकिन हमें आर वेक्टर किसके टर्म में बताना होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के। और तुमसे कभी ये पूछ दिया जाए कि दोनों वेक्टर के बीच अगर एंगल पता है थीटा, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो अब हम देखते हैं। जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, दो वेक्टर को ऐड करके जो हमारा वेक्टर आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए बी थीटा।
तो हेडिंग डाल दो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो ये हमारा नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी। ए वेक्टर को हमने बोल दिया ए वेक्टर, इसको हमने बोल दिया बी वेक्टर। तो भाई ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या होने वाला है, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या करा, यहां से इसको एक्सटेंड कर दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे दिया हमने डी। तो ट्रायंगल ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड यानी कि बोल सकते हो बेस का मैग्नीट्यूड पता चल जाए और ये परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड पता चल जाए, तो हम आसानी से इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस तो सबको पता होगा। तो हमारा एम क्या है, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड इस साइड की बोल सकते हो मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमें एनी हाउ इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक किसके बराबर हो जाएगा, इसकी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी एडी, एडी का होल स्क्वायर प्लस डीसी का होल स्क्वायर। बताओ बाय पाइथागोरस। भाई पाइथागोरस रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एडी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डीसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बता सकता है क्या एडी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्मॉल ए से शो करते हैं, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड आर से भी शो कर सकते हो, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड स्मॉल बी से शो कर सकते हो। तो मुझे कोई बता सकता है, पहले तो दो चीजें मुझे बताओ। पहले अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे थीटा कहाँ लिखूं। और दूसरी बात, पहले थीटा बता दो कि थीटा मुझे कहाँ लिखना चाहिए, कहाँ पे शो करना चाहिए। थीटा कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे? सी नहीं, नाम बता दो। यानी एंगल बीसीडी, ए वाला एंगल। देखो सोचो। और कोई बताओ। मैंने बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल अगर थीटा है तो थीटा कहाँ है, कहाँ होगा बताओ। यहाँ कहीं, यहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर, इस दोनों के बीच एंगल कौन सा है? अरे ये वाला होगा।
समझ में आया? देखो ए वेक्टर ए है और बी वेक्टर ए वाला है, तो ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो, तो दोनों के टेल के बीच ए वाला ही तो एंगल आएगा। समझ पा रहे हो? ये चीज समझ में आ गया? दोनों वेक्टर के बीच अगर एंगल थीटा है तो एंगल थीटा कौन सा होगा? यहाँ वाला होगा। ए वेक्टर बी है और ए वेक्टर ए, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे तो इसका टेल और इसका टेल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ए एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। दोनों के बीच, दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है थीटा हो, यहाँ पे ऐसे शो होगा। ठीक है, चलो अब मुझे कोई बता सकता है एडी की वैल्यू, एडी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? एडी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस ए बी प्लस बी डी। चलो ए बी का तो हो जाएगा स्मॉल ए, प्लस बी डी का कौन बताता है? देखता हूँ। बी डी, ए वाली लेंथ बतानी है, बी डी की लेंथ बताओ। ये ए बी माइनस ए डी माइनस, कैसी बात कर रहा हूँ फिर? वो तो होगा ही, मतलब ए डी माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू बी डी। क्या बात है? बताओ क्या हो गया? लग रहा है स्कूल करके सब थक गए हैं, आज कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ज्यादा। नाइन्थ टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है कुछ परपेंड, क्या? बी कॉस थीटा? हाँ वही बीसी, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड बी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो और एक चीज, अब 11th में आ गए हो तो अब एक चीज और ये बार बार यूज आएगा हमें, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ, वो तुम्हें हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि बहुत बार हर, मतलब पूरी मैकेनिक्स समझ लो यही सब यूज होने वाला है, तो इसलिए ये सब चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर ये एंगल थीटा है और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? अब बी है, ठीक है, ए एंगल थीटा है, तो ए वाली लेंथ क्या हो जाएगी? ए लेंथ बी डी थी और ए है सी, तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखो अगर ए एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो अगर हमें बेस पता करना है तो cos थीटा यूज कर लेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू बेस बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज बी। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई? बी cos थीटा। ठीक है, अब उसी तरह अगर मुझे डीसी की वैल्यू बतानी हो तो डीसी के लिए हम क्या कर लेंगे? परपेंडिकुलर आ रहा है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो हमें कॉस यूज करना चाहिए या साइन? साइन यूज करेंगे ना यहाँ पे। अगर हमें मान लो हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? साइन। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डीसी अपन हाइपोटेन्यूज बी। तो यहाँ से डीसी की वैल्यू क्या आ गई? बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये चीजें हम बार बार इतना सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? कि इस तरह से इसको बोलते हैं जो इस चीज को हम बोलते हैं, ये दोनों जो है इसको कंपोनेंट बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो इस वेक्टर या फिर इसमें इसका हमने क्या करा? दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, एक इसके लॉन्ग, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हमेशा ध्यान रखना टुवर्ड्स द एंगल जाते हैं तो क्या आता है? कॉस आता है, और अवे फ्रॉम द एंगल जाएंगे तो साइन आएगा। ये तुम्हें मैथ में भी बताया जाएगा। टुवर्ड्स द एंगल आएंगे, यानी देखो अगर ये मैग्नीट्यूड बी है तो टुवर्ड्स द एंगल जाने का मतलब क्या हुआ?
इसके पास जाना, और अवे फ्रॉम द एंगल, अवे मतलब दूर जाना, यानी ए वाला कॉम्पोनेंट, या फिर इसको एक रेक्टेंगल बना दो तो ए वाला लेंथ, ठीक है। अवे लेंगे तो ए वाला कॉम्पोनेंट मिलेगा, टुवर्ड्स जाएंगे तो ए वाला कॉम्पोनेंट। तो हमेशा से याद रखना, टुवर्ड्स में जाते हैं तो कॉस वाला मिलता है, और अवे जाएंगे तो साइन थीटा, यानी कि बी कॉस थीटा बीडी हो जाएगा और बी साइन थीटा सीडी हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लो और नोट भी कर लेना साइड में, टुवर्ड्स द नोट कर लेना। ए हमें कब मिलेगा, ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ये कब मिलता है, टुवर्ड्स एंगल, और ये है तुम्हारा अवे। टुवर्ड्स एंगल जाएंगे तो बी कॉस थीटा मिलेगा, और अवे फ्रॉम द एंगल जाएंगे तो साइन थीटा। एक दो बार में याद भी हो जाएगा, चिंता नहीं कर, इसके लिए कोई चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो इतना सब मैंने बस ये सब चीजें तुम्हें पता थी, बट एक बार तुम्हें बस याद दिलाना था। तो ये चीज लिख सकते हो, ये चीज नोट कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए नया है, इम्पोर्टेंट है। ये चीज तो जानते हो, परपेंडिकुलर पाइथागोरस है सिंपली, साइन कोसाइन बस वही है। चलो हटा रहा हूँ इसको। अब मुझे बताओ, ए डी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी डी, ए बी की वैल्यू ए हो जाएगी और बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सिमिलरली ऐसे देखो, ए अगर टुवर्ड्स द एंगल जाएंगे टुवर्ड्स द एंगल जाएंगे तो बी कॉस थीटा मिल जाएगा, और ये बी साइन थीटा मिल जाएगा, बी साइन थीटा। तो यहां से बी डी की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा, ए डी की वैल्यू इक्वेशन 1। सर जल्दी से मुझे बता दो, और डीसी की वैल्यू बता दो, वो तो मैंने लिख ही लिया है। डीसी डीसी डीसी, एक मिनट, डीसी नहीं, हमें क्या चाहिए, ए डी इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, डीसी का स्क्वायर। तो डीसी की वैल्यू बता दो, डीसी की वैल्यू हो जाएगी बी साइन थीटा। अब इस सबको हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको 3 और इसको इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, सबको कंबाइन कर दो। तो यहां से आएगा मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू रूट अंडर एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर यानी ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, और डीसी का स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लाओ, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सबका इतना आ रहा है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ए फॉर्मूला सबको याद रखना है,
मैग्नीट्यूड निकाल, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है और जल्दी से कर लो, इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, आर वेक्टर का मॉड ए क्या देता है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और ए क्या देता है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, बी क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। ठीक है, ध्यान देना ए और बी ये सारे क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं। हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े हैं, बताओ जल्दी। हो गया, चलो। अब ए हो गया हमारा दो वेक्टर का एडिशन। अगर हमें दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना हो तो, यानी कि अगर हमें दो वेक्टर गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और हमें क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो सब्सट्रैक्शन वो एडिशन था और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और ए बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कुछ थीटा होगा, ये एंगल है, इसको अगर ऐसे आगे बढ़ा दो तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तो दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल थीटा है और हमें फाइंड करना है आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर है कितना, आर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है और हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड ऑफ आर वेक्टर निकालना है। तो मैं आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर आवाज आ रही है शुभम, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूँ, यानी कि सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं एडिशन ही है, सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन की तरह लिख लिए, क्या दिक्कत है। अब पहले हम बोलते थे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करना था, अब हमें किसका एडिशन करना है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का एडिशन करना है। तो हम इसमें भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे। हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है इसका, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा, ठीक है,
ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल वही होगा या कुछ अलग होगा? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल अलग होगा या फिर थीटा ही होगा? क्योंकि जब हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, अब हमें यहाँ पे एंगल जो लेते हैं वो किसके बीच का एंगल होता है? जो दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं, जिस टू वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं उसके बीच का एंगल होता है ना। यहाँ पे देखो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स जो निकल कर आया रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा क्या था? दो वेक्टर के बीच का एंगल, और वो दोनों वेक्टर कौन से थे जिसको हम ऐड कर रहे थे? तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर है ऐड कर रहे हैं वो क्या है? ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं हम। तो हमारा जो एंगल होगा यहाँ पे, जो एंगल आएगा वो किसके बीच एंगल आएगा? ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर जो है वो ऐसे है, तो माइनस बी वेक्टर कैसा हो जाएगा? अपोजिट, इसे मैं माइनस बी वेक्टर बोल सकता हूँ। तो देखो तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल कितना हो जाएगा? इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ट्रांसलेट कर दो ए वेक्टर को। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल पाई माइनस थीटा। बताओ यहाँ पे किसी को डाउट हो तो। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल पाई माइनस थीटा होगा। पाई कहाँ से आ गया? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अब ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या रखना चाहिए? यहाँ थीटा रखना चाहिए या फिर पाई माइनस थीटा रखना चाहिए? पाई से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पाई अब 11th में पाई ही चलता है 180 की जगह। तो आर्डर डाल लो, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है, यहाँ पे भी माइनस बी रख दें, लेकिन ध्यान रखना ए बी मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी होगा, माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2ab ही रहेगा, 2ab। और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कोई बता सकता है? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? पहली साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री सर ने पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है अभी नहीं हुआ है तुम लोग का क्या? ट्रिग्नोमेट्री में तो बेसिक बताया जाता है ना, जैसे कि तुम 9th में ये सब तुम पढ़ते हो कि साइन 90 वाले पढ़ते थे, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, और ये सब सारी tan 90 माइनस थीटा, ये सारी चीजें पढ़ते थे। लेकिन 11th में क्या हो जाता है, उस सब के साथ साथ पाई वाले भी आ जाते हैं 180 में। तो ध्यान रखना जो 90 वाले होते थे वहां साइन में, साइन का अगर 90 माइनस थीटा होता था तो वो कॉस हो जाता था, लेकिन जब पाई आ जाता है तो पाई में बस प्लस माइनस वो सब हम देखते हैं, वो सब चेंज होता है। लेकिन साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही होगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। और ये सब प्लस माइनस कैसे देखते हैं ये तो पता होगा तुम्हें, ऐड शुगर टी कॉफी, ऐड शुगर टी कॉफी, इस रीजन में सारे पॉजिटिव, इस रीजन में साइन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, यहाँ पे टेन कॉट और यहाँ पे कॉस एंड सेक, ठीक है। तो अब बता सकता है क्या कोई कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा?
तो cos पाई माइनस थीटा, cos तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर 90 होता है तब ये चेंज होता है, पाई पे चेंज नहीं होता है cos, cos का cos, sin का sin ही रहेगा। अब यहाँ पे cos थीटा आएगा या माइनस cos थीटा आएगा, ये बताओ। तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पहुंच गए, इसमें से कुछ एंगल हम कम करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2ab माइनस cos थीटा। कल तुम्हें पढ़ाया जाएगा मैथ में, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से हो जाएगा आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और हमें उस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का क्या हो सकता है, या तो दोनों का सम हमें करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, या फिर उस दोनों वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, या फिर सब्सट्रैक्शन का। तो एडिशन जब करेंगे यानी कि a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसकी रिजल्टेंट क्या हो जाती है, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जो सब्ट्रैक्शन होता है उसका क्या हो जाता है, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे एक चीज, ए हमारा क्या है, कौन सा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं अल्फा। कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको हम अल्फा ही बोलेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस लेके चलते हैं ताकि याद रखने में आसानी होता है। तो जो मतलब ए पहला वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर को, और बी वेक्टर को दूसरा वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है उसको हमने बोल दिया अल्फा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है बी वेक्टर के साथ एंगल बनाता है उसको हम मान लेते हैं बीटा। देखो तो ए रिजल्टेंट ऐसे निकल जाएगा और ए बी वेक्टर ऐसे निकल जाएगा, तो इसके बीच एंगल अगर बीटा है तो यहाँ भी बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि जो रिजल्टेंट आया दोनों वेक्टर का, वो पहले वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, दूसरे वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रहा है, बीटा। क्योंकि हम ऐसा इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें कभी भी पूछता है वेक्टर, तो वेक्टर अगर जैसे कि दो वेक्टर दे दिया और बोलेगा इसकी रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड बता देने से रिजल्टेंट वेक्टर पता चल जाएगा? बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो ए अल्फा और बीटा जो है उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उसके बाद हमें डायरेक्शन बताना होगा, हम क्या बोलेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इतनी है और वो इतने डायरेक्शन पे है। तो अल्फा बीटा का किस लिए यूज करते हैं, समझ में आ गया होगा। चलो, कोई मुझे बता सकता है टेन अल्फा क्या होगा? देखो, अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है, ए लेंथ हमें पता है और ए लेंथ पता है, यानी कि परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। तो हमें सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेना चाहिए? परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, और हमें एंगल फाइंड करना है, तो हम यूज कर सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर, इसको मान लिया अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास tan अल्फा क्या आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर था b साइन थीटा और ये है तुम्हारा a प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा इक्वल्स टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। देख लो, देखो अब हमें tan अल्फा निकालना था, तो परपेंडिकुलर b साइन थीटा और बेस कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ a और इसकी लेंथ b cos थीटा, तो b साइन थीटा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा a प्लस बी cos थीटा। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे हमें रखना है, याद करने का ट्रिक ऐसा है कुछ, एक साइड tan या इस साइड क्या है tan आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इधर भी देखो tan आ सकता है। कैसे, देखो tan अल्फा इक्वल्स टू tan आया तो इधर भी tan आना चाहिए और थीटा के टर्म है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan लिख लो। उसके बाद हम tan अल्फा क्या है, ए एंगल की, ए जो एंगल है किसके साथ है, रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर के साथ, तो जो दूसरा वेक्टर है वो इस सब के साथ आ जाएगा, यानी कि बी बी और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा ए। देखो याद करने का तरीका वैसे याद रखना है, और बाय द ट्रिक से क्या होता है ना कि तुम जो चीजें याद रखते हो कभी अगर भूल भी जाते हो तो थोड़ा सा सोचने पे वो चीजें याद आ जाती हैं। तो इसको याद ऐसे कर लो, कर सकते हो कि tan कहीं लेफ्ट साइड में tan आ रहा है तो राइट साइड में भी tan लिख लो। तो कभी भी जब फॉर्मूला tan अल्फा का लिखना तो ऐसे ही सोच के लिखना, tan अल्फा है तो इधर से पहले tan थीटा लिख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये tan अल्फा किसके साथ है, ए वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर अलग अकेला आएगा और दूसरा जो बच गया वो दोनों के साथ आएगा। देखो साइन कॉस दो है तो दूसरा वेक्टर दोनों आ जाएगा इस दोनों के साथ, बी बी और ए एक साथ एक बार ही आएगा। और इसके अलावा तुम्हें जो अपना ट्रिक बना सकते हो याद करने का वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसे इजिली याद हो जाए। बट तुम्हें एनी हाउ याद रखना है इस चीज को, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला पुट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा टेन बीटा कैसे बता सकते हैं, कोई टेन बीटा बता सकता है। टेन बीटा होगा, टेन बीटा ये क्या है, ये दूसरा वाला है, तो टेन बीटा यानी इसकी प्रेफरेंस ज्यादा हो गई, तो अब यहाँ पे दूसरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दूसरा दोनों के साथ आता है, पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं, इसके बीटा के साथ लिख रहे हैं यानी दूसरा वेक्टर के साथ, यानी बी वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर इसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तो इसके साथ ए चिपका दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ध्यान दो, ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें, फॉर्मूला एक ही याद रखो, एक याद रहेगा दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एक याद रहता है तो दूसरे में क्या करना है, बी को ए से रिप्लेस कर देना है और ए को बी से। तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा।
अगर किसी को कोई प्रूफ करना चाहता है इसको तो ऐसे कर सकते हो प्रूफ। प्रूफ करने के लिए क्या कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था तो आसानी से तुम tan अल्फा निकाल पा रहे थे। वैसे ही अगर बीटा निकालना है तो ऐसा कुछ कर दो, ऐसे कर दो। अब देखो तो क्या, कहाँ पे, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर। एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ ए वेक्टर। ठीक है, तो अगर तुम बीटा फाइंड करना चाहते हो तो बीटा हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। अब इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो जैसे हमने ए लेंथ निकाला था वैसे ही ए भी लेंथ निकाल दो, और फिर ऐसे टेन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, देखो ए एंगल थीटा, तो एंगल थीटा आ जाएगा, और पर ए मैग्नीट्यूड कितना है ए, टुवर्ड्स द एंगल ए cos थीटा ए हो जाएगा और ए sin थीटा हो जाएगा। ए sin थीटा ए cos थीटा और ए लेंथ बी, तो टेन बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा परपेंडिकुलर ए sin थीटा, और बेस हो जाएगा बी प्लस ए cos थीटा। हो गया, आगे बढ़े, बताओ। विशाल हो गया। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दो वेक्टर है पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तुम्हें गिवन है mod of p vector equals to 1, mod of q vector equals to √3। तो बताना है r वेक्टर, फाइंड r वेक्टर। बताओ, आया किसी का?
आर वेक्टर बताना है, ध्यान रखना। बताओ, रिजल्टेंट तो आ गया होगा, मैग्नीट्यूड तो आ गया होगा बातों का। देखो, इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा? ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये होगा आर वेक्टर। अच्छा, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 है। तो यहाँ से हमारे पास मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या आ जाएगा? रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर दो, तो ए स्क्वायर यानी कि पी वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा cos ऑफ 90 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा? p दे रखा है 1 रूट अंडर 1, q दे रखा है रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखो cos 90 कितना होता है? cos 90 0 होता है, तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 0। क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। रूट अंडर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलो, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमें डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कर लेते हैं? इसका पी वेक्टर के साथ एंगल मान लो अल्फा बना रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और जो हम फॉर्मूला हमने याद करा उसे भी कर सकते हो, या फिर जब 90 डिग्री है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला जो याद है हम उसे ही कर लेते हैं। टेन अल्फा इक्वल्स टू पी, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता था? पी वेक्टर के साथ एंगल जो है वो तुम्हारा रिजल्टेंट बना रहा है अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दूसरा हमारा लिए क्यू हो गया। पहले तो यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा रख देते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, दूसरा क्यू, तो क्यू क्यू यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्यू। देखो, तो यही तो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव करा था। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू है √3, √3 साइन 91 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस क्यू cos थीटा cos 90 0, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेन अल्फा √3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। और डायरेक्टली भी कर सकते थे, टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यू की वैल्यू √3 है और पी की वैल्यू 1, तो दोनों ही तरह से कर सकते हो। और दोनों ही तरह से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। तो अब तुम बता सकते हो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 2 है, और वो पी वेक्टर के साथ कितना एंगल सेपरेट कर रहा है? 60 डिग्री।
तो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। तो कभी भी तुमसे वेक्टर पूछा जाए तो केवल उसकी मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, उसी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताना है। और वो डायरेक्शन कैसे बता सकते हो? वो एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है या फिर इस वेक्टर से उस कितना एंगल बना रहा है। तो एक तुम्हें एंगल फाइंड करना पड़ेगा, या तो किसी वेक्टर के साथ, या अगर एक्सिस में दे रखा है तो एक्सिस से बताना पड़ेगा, ताकि हमें उसकी डायरेक्शन पता चल पाए। हाँ, बीटा से भी टेन बीटा वाला निकालते तो ये वाला एंगल आ जाता। तो देखो क्वेश्चन इस पे कैसे पूछ सकता है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मुझे बताओ जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पी के वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, या फिर बताओ रिजल्टेंट वेक्टर जो है क्यू के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो फिर तुम्हें वहां पे फॉर्मूला, खैर यहाँ पे तो 90 है तो बता पा रहे हो इजिली, विदाउट फॉर्मूला भी बता पाओगे। लेकिन अगर 90 डिग्री नहीं होता, कुछ दोनों वेक्टर के बीच, या 30 या 45, तो उस केस में क्या होता, तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ता, पी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, क्यू वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ता। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो जल्दी से। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द सम, ये अच्छा क्वेश्चन है, इफ द सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर of two vectors equal the difference a vector minus b vector। यानी कि तुम्हें a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर गिवन है, तो बताना है a इज अ नल वेक्टर, सेकेंड बताना है b वेक्टर इज अ नल वेक्टर, थर्ड ऑप्शन बताना है बोथ a एंड b, इसमें से सही कौन सा है वो बताना है तुम्हें। बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नल वेक्टर। Neither a vector and b vector are null vector। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है।
कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। आया किसी का? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेक्टर, ए फर्स्ट मेथड, इसको मैं 2 मेथड से कराता हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस भी इधर आ जाएगा, तो 2 बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, नल वेक्टर। उसका मतलब यही हो गया ऑप्शन बी, कि बी पे केवल कंडीशन आएगा कि बी को नल वेक्टर होना चाहिए, ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी वेक्टर इज अ नल वेक्टर, पहला इक्वेशन। पहला मेथड। दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं कि कंडीशन हमें दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड मॉड ले सकते हैं। दोनों साइड मॉड ले लिया हमने। अब दोनों साइड मॉड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इधर आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायरिंग कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 2ab cos थीटा इस साइड आ जाएगा, तो 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ ए इक्वेशन 0 कब कब हो सकता है, या तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तब हो सकता है, और बी की वैल्यू 0 हो जाए तब, या फिर ए की वैल्यू 0 हो जाए तब। यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 90 समझ में आता है, बी इक्वल्स टू 0 भी समझ में आता है। ए इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, जैसे ही ए वेक्टर को तुमने नल वेक्टर बोला, ए वेक्टर को अगर तुम नल वेक्टर बोलते हो तो इस इक्वेशन में पुट कर दो ए वेक्टर को इक्वल नल वेक्टर। तो ए वेक्टर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। और अगर हम ए वेक्टर की वैल्यू नल वेक्टर पुट कर दें तो बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाएगा, बी वेक्टर मतलब माइनस बी वेक्टर के बराबर कैसे हो सकता है, एक वेक्टर अपोजिट वेक्टर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बी 0 नहीं हो सकता है, सॉरी ए 0 नहीं हो सकता है, थीटा 90 पे भी हो जाएगा। मतलब अगर हम दो वेक्टर कोई भी ले लें और उसके बीच अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो भी वो इस